नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। द हिंदू में ये छोटा सा आर्टिकल है ना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से संबंधित, ये हम नेक्स्ट डे लेंगे क्योंकि आज ऑलरेडी एक और इंडियन एक्सप्रेस का जुडिशरी से संबंधित आर्टिकल है। जुडिशरी क्या एक पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, उससे संबंधित, तो वो आज डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा आर्टिकल नेक्स्ट डे लेंगे। इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से इवोल्व हुआ है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड, सब कुछ वो डिस्कस करेंगे। हायर एजुकेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहां पे मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक कंपोनेंट देखो। कल आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स अपने रखे। आज एक और क्वेश्चन एथिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नहीं कह सकते, ये एक सीरीज है जिससे केस स्टडी आपकी स्ट्रोंग हो। देखो, एक पब्लिक सर्वेंट को, मान लीजिए आप डीएम हो, तो आपको ना करंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को कितना सपोर्ट करना चाहिए। करंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी हो सकती है, मतलब कोई सरकार की आइडियोलॉजी होती है नेशनलिज्म, किसी पर्टिकुलर धर्म को कुछ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज पे फोकस करती हैं, उनको लगता है कि फ्री में देने से सोशल जस्टिस इंश्योर होता है। तो पॉइंट ये है कि सिविल सर्वेंट को करंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को किस हद तक सपोर्ट करना चाहिए, कहां पर रुकना चाहिए, यह आपको बताना है एग्जांपल्स के साथ में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में हायर एजुकेशन सिस्टम को कॉम्पिटिटिव बनाने से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो, ये है हमारे देश में हायर एजुकेशन का सिस्टम, जिसमें देखो कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। 50,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, 1100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये हायर एजुकेशन का सिस्टम स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। आज के समय में टॉप 100 की जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस देखोगे ना, इंडिया का कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा। जबकि हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की संख्या इतनी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा हायर एजुकेशन का सिस्टम है हमारे देश में। देखो, ये बात सच है कि हमारे देश के कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छा कर रही हैं, पिछले साल के अपेक्षाकृत रैंकिंग धीरे धीरे इंप्रूव कर रही हैं, बट ये गति बहुत स्लो है। आज के समय में आप टॉप 100 की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की लिस्ट देखोगे ना, आपको यूएस, यूरोप के बिजनेस या फिर टेक्नोलॉजी कॉलेजेस सबसे ज़्यादा मिलेंगे इस लिस्ट में। इंडिया के बड़े कॉलेजेस जैसे आईआईटीज़ हैं, आईएम हैं, देखो ये सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं डाल पाए हैं। अच्छे कॉलेज हैं लेकिन ग्लोबल लेवल पे उतना नाम नहीं बना पाए हैं जितना यूएस और यूरोप के कुछ कॉलेजेस ने बनाया है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें। देखो, देश में हायर एजुकेशन का सिस्टम जो है 12वीं के बाद स्टार्ट होता है। इसमें यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कॉलेजेस आते हैं, वो संस्थान आते हैं जो अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर डॉक्टरल प्रोग्राम की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश का हायर एजुकेशन का सिस्टम बहुत डाइवर्स है। एनआईटी से लेके आईआईटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं। और यूनिवर्सिटीज़ भी एक तरह की नहीं, अलग अलग तरह की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। स्टेट यूनिवर्सिटी भी अलग अलग तरह की, अलग अलग स्टेट में, मतलब हर एक स्टेट का अपना अलग से यूनिवर्सिटी सिस्टम है। हायर एजुकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन भी है। और देखो, बहुत सारे कॉलेजेस के लिए ना एंट्रेंस एग्जाम होता है और कई सारे कॉलेजेस में 12वीं के मार्क्स के आधार पे एडमिशन मिल जाता है। जैसे देखो, आईआईटी में एडमिशन लेना है तो जेईई का एग्जाम है, आईएम में एडमिशन लेना है तो कैट का एग्जाम है। ठीक उसी प्रकार से एमटेक वगैरह में एडमिशन लेना है तो गेट का एग्जाम है। इसके बाद बहुत सारे देखो प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजेस हैं, जैसे नेशनल लॉ स्कूल फेमस है लॉ की एजुकेशन के लिए, आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए, आईएम मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए फेमस है। बट देखो, इन कॉलेजेस में ना सीट्स बहुत कम हैं और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन कॉलेजेस की सीट्स को हम क्वालिटी सीट्स मान भी लें तो ये सफिशिएंट नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट्स को ये कॉलेजेस कैटर कर पाते हैं। इसके बाद राइटर कहते हैं, पिछले कुछ सालों में इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम इवोल्व हुआ है। हालांकि चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इवोल्व क्यों हुआ वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना आज के समय में विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। उनकी अपने कॉलेज से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं।
वो हाई क्वालिटी की एजुकेशन चाहते हैं, बढ़िया फैकल्टी चाहते हैं, ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ चाहते हैं, इनोवेटिव टीचिंग के मेथड्स चाहते हैं। अगर हमारे देश के हायर एजुकेशन के कॉलेजेस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बल्कि और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो ये बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या की वजह से देश के कॉलेजेस पे भी प्रेशर आया है कि आप भी रिफॉर्म लेके आओ। नेक्स्ट, रिन्यूड एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। आज देखो देश के कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे देखो मद्रास IIT है, IIT मद्रास है। वहाँ पे हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं और इवन कॉलेज भी इस चीज़ में उनकी मदद कर रहे हैं। वहाँ पे इंक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स। आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को कैसे आगे लेके जाना है, उसकी मदद के लिए वहाँ पे मैकेनिज्म बना है, इंस्टीट्यूशन बने हैं IIT मद्रास और कुछ अन्य जगहों पर। और देखो बेसिक टॉप 100 में आज के समय में हमारे देश का कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन इच्छा जरूर है और इस दिशा में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज प्रयास भी कर रही हैं और धीरे धीरे रैंकिंग इंप्रूव भी कर रहे हैं। वो बात अलग है, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया, स्पीड काफ़ी कम है। सरकार की तरफ से ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, UGC लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम है राइज, ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क यानी ज्ञान प्रोग्राम, इंटरनेशनल टैलेंट को यूज़ करने के लिए ये प्रोग्राम है ज्ञान, और सबसे लास्ट में रैंकिंग दी जाती है नेशनल लेवल पे भी, ताकि हेल्दी कंपटीशन पैदा हो विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। तो ये सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं हायर एजुकेशन में क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी होते हैं लिखने के लिए। कोमा डाल के लिखोगे तो भी चलेगा, सारे प्रोग्राम्स को डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन देखो कोई भी इशू आए ना, जो भी इशू आए, सरकार उस इशू को एड्रेस करने के लिए क्या कर रही है वो आप जरूर लिखिए। अगर UPSC ने पूछा भी है, नहीं पूछा है तो भी, अगर पूछा है तो डिटेल से लिखिए, नहीं UPSC ने पूछा है तो जल्दी से कोमा डाल के लिख दीजिए, 2-3 लाइनों में कंप्लीट कर दीजिए, लिखिए जरूर। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। हायर एजुकेशन के चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, इसमें यह कहा गया है कि आने वाले समय में ना ऐसे लोगों की आवश्यकता है जॉब्स के लिए जिनमें एनालिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, क्यूरियोसिटी है। बट देखो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ना ये सब चीज़ें नहीं दे पा रही हैं स्टूडेंट्स को। तो आने वाले समय में जिस प्रकार की जॉब्स होंगी ना, उस प्रकार की स्किल्स, उस प्रकार की थॉट प्रोसेस हमारे देश के स्टूडेंट्स में नहीं होगी। ये दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर्स की वैकेंसीज बहुत खाली हैं, हर बार हम डिस्कस करते हैं। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग पोस्ट के लिए वो 16,699 है प्रोफेसर्स के लिए, और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए 4,731। और नीचे दिया हुआ है आंकड़ा अभी कितनी पोस्ट वैकेंट हैं। 35% यानी 5,925 प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट हैं, 2,183 एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट हैं। ये वो चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी बस एक बार देखने की हैं। और कुछ डेटा जो आंसर्स में यूज़ किया जा सकता है वो देखो आप अलग से मेंटेन करके रखिए। वैसे मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगा डेटा बाद में, जो एग्जैक्टली आपको आंसर्स में यूज़ करना है। मतलब बहुत सारा डेटा आप यूज़ नहीं कर सकते, डेटा होना जरूर चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशनल डिस्कनेक्ट अमंग डिफरेंट रेगुलेटर्स। अब देखो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए ना बहुत सारी बॉडीज हैं, जैसे UGC है, AICTE है। ये अलग अलग ढंग से हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपस में कोई कंसल्टेशन नहीं। कई बार तो ओवरलैपिंग देखने को मिलती है फंक्शंस में, सेम ही फंक्शन दो बॉडीज एक ही समय में परफॉर्म कर रही होती हैं। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे देखो खास करके जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनको बहुत कम बजट मिलता है। 65% UGC का जो बजट मिलता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है और 35% स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है। ये एक बड़ा रीजन है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाती। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल गैप। आज भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रही हैं, मॉडर्न एजुकेशनल टूल्स नहीं है टीचिंग के लिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन।
देखो सरकार के कॉलेजेस तो फ्री के बराबर हैं, अगर फीस है भी तो ना के बराबर है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं नहीं ले पाते बढ़ी हुई फीस के कारण। एक बड़ी समस्या पता है क्या है? अब हम वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, मतलब सजेस्ट क्या किया जाता है। देखो आपने अक्सर देखा होगा मेरठ में ऐसे कॉलेजेस आपको मिलेंगे भी, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं सिर्फ 2 कमरों से। तो ये तो देखो हमारे जो एक्रीडिटेशन वाले संस्थान हैं उनकी फेलियर है ना। ऐसी यूनिवर्सिटीज को भी मान्यता मिल जाती है जो सिर्फ 2 कमरों से चल रही हैं। तो हमारे देश का जो एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क है ना वो मजबूत होना चाहिए। सिर्फ उन कॉलेजेस को चलने की मान्यता मिले जहां पे इनफ इंफ्रा है, क्वालिटी वाली फैकल्टीज हैं, और जो भी मापदंड हैं एक कॉलेज के लिए होने चाहिए वो सारे मापदंडों पर कॉलेज खरा उतरता है। सिर्फ उसी कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, इंप्रूव लर्निंग आउटकम। एक अच्छा स्टेप देखो ये लिया गया है ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, स्टूडेंट्स बाहर ना जाएं उसके लिए हमारे देश में ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज को ओपन करने की इजाजत दी गई है। और 2 यूनिवर्सिटीज आ भी रही हैं गुजरात की गिफ्ट सिटी में, दोनों ऑस्ट्रेलिया की हैं। लेकिन देखो और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आए हमारे देश में, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसके लिए सरकार को थोड़ा और फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजिंग ओपन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। देखो जो ओपन एजुकेशन होती है ना, ओपन एजुकेशन में क्या होता है कि वो लोग जो ट्रेडिशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते, मतलब रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते, उनके लिए है ओपन एजुकेशन या फिर यूं कहें डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज के समय में डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा अभी तक हायर एजुकेशन सिस्टम नहीं उठा पाया है कि वो लोग जो 12वीं के बाद साथ साथ जॉब करना चाहते हैं, साथ साथ एजुकेशन करना चाहते हैं, उनको आसानी से डिग्री मिले। इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस कम है। थोड़ा तो यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है जितना कि देना चाहिए था। तो इस ओर भी अब ध्यान देने की आवश्यकता है। ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। फोस्टर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इंटीग्रेशन। देखो इंडस्ट्री के साथ में एकेडमिया का टाई अप कमजोर है, इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रही हैं जिनके पास स्किल ही नहीं है कि वो इंडस्ट्री में काम कर सके। इंडस्ट्री के साथ एकेडमिया का कोलैबोरेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को पता लगेगा किस प्रकार के स्किल की आवश्यकता है, फिर वही स्किल स्टूडेंट्स में इनकलकेट की जाएगी। तो एकेडमिया और इंडस्ट्री दोनों के बीच में कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग हो। एक अच्छी प्रैक्टिस है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये यूजीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है, इंडस्ट्री या फिर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जिनको काम करने का एक्सपीरियंस है 25 सालों का लेकिन पीएचडी की डिग्री नहीं है, उनको बुलाया जाता है निश्चित समय के लिए। आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आइए, लेक्चर दीजिए, ताकि आपके इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस का स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। नेक्स्ट, ग्लोबल कोलैबोरेशन ज़्यादा अच्छे से की जाए, मतलब वर्ल्ड की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ टाई अप करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखें। सबसे लास्ट में है फैकल्टीज़ की प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी लगातार चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो एक बार कोई प्रोफेसर बन गया, एसोसिएट प्रोफेसर बन गया यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो बस बन गया। लगातार एक टीचर को सीखने की आवश्यकता होती है, लगातार। देखो ये चीज़ तो सच में है। जब मैंने स्टार्ट किया था 10 साल पहले पढ़ाना और आज ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है, और वो इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि लगातार हम सीखते रहते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लास्ट में देखो कंक्लूड करते हुए यही कहा जाता है, एप्रोप्रिएट पॉलिसीज हों, इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इंडस्ट्री वालों की इंटरवेंशन हो, हमारे देश में जो एकेडमिक कम्युनिटी है उनका पार्टिसिपेशन हो, मतलब सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करें ना, तो हमारे देश के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में पोटेंशियल है कि वो टॉप 100 में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना होगा। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, क्या इंडियन जुडिशरी में पैट्रियार्की प्रॉब्लम है? इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जस्टिस फातिमा बीवी 96 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया केरला के कोलाम में। ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज थी, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि देखो
एशिया में फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज और फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज भी। तो बहुत सारी चीज़ों में ये फर्स्ट थी। इनका हाल ही में निधन हुआ, इसीलिए ये जो इशू है कि क्या जुडिशरी पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, ये सुर्खियों में आया है। एक बार जस्टिस फातिमा बीवी ने कहा था, मेरी अपॉइंटमेंट के साथ ही जुडिशरी में महिलाओं के लिए दरवाजे जो हैं वो ओपन हो गए हैं। लेकिन देखो 89 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तब से लेकर अभी तक सिर्फ 10 वुमेन जज ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं। समझ गए? आज के समय में टोटल 33 जो जज हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से 3 वुमेन जज हैं, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस नागरत्ना जो हैं ये 25 सितंबर 2027 को हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि ये पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी, लेकिन इनका कार्यकाल सिर्फ 36 दिनों का रहेगा। इसके अलावा देखो 2021 में ना इतिहास बना जब बहुत सारे वुमेन जजेस को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया, और उस समय ऐसा हुआ कि एक समय में 4 वुमेन काम कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 4 वुमेन जज हों सुप्रीम कोर्ट में। इनके अलावा तो बस 8 और फीमेल जज रही हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में। ये उनके नाम हैं, एक बार आप देख सकते हो। प्री में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, क्योंकि जब देखो संख्या कम होती है ना, 8-10 के आसपास होती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। अगर संख्या किसी भी चीज़ में 100 के आसपास होती है तो फिर यूपीएससी को भी लगता है कि हाँ 100 नाम तो बच्चा याद नहीं कर सकता या ध्यान नहीं दे सकता, तो उस पर यूपीएससी कम पूछती है। हालांकि कई बार कुछ लॉजिक लगाती नहीं है यूपीएससी, कुछ भी पूछ लेती है कि इस चीज़ पे जीएसटी लगता है क्या नहीं लगता है, बहुत ही रैंडम चीज़। लेकिन जो ट्रेंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो सुप्रीम कोर्ट में ना, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अभी तक टोटल 368 जज रहे हैं, और उनमें से सिर्फ 11 वुमेन। शुरू में 10 बोला गया था, लेकिन 11 असली आंकड़ा है। 11 वुमेन जज रही हैं अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, आउट ऑफ 268 जजेस, जो कि देखो सिर्फ 4.1% है, और 96% मैन। अब हाईकोर्ट्स का हाल देख लीजिए। 25 हाईकोर्ट्स हैं हमारे देश में। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है जजेस की वो है 1114 जजेस। बट देखो सारी पोस्ट पे तो जजेस काम नहीं कर रहे हैं, वैकेंसीज भी हैं कुछ। तो टोटल अभी ना 782 जजेस काम कर रहे हैं, वैकेंसीज हैं 332 जजेस की। इसमें से देखो सिर्फ 107 फीमेल जजेस हैं, यानी 13% ऑफ टोटल नंबर। हाईकोर्ट में टोटल जितने जजेस हैं ना, उनमें से सिर्फ 13% वुमेन हैं। और अभी तक तो 25 हाईकोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस महिला नहीं थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में कोलिजियम ने हाल ही में सुनीता अग्रवाल को अपॉइंट किया इसी साल जुलाई में, क्योंकि किसी भी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वुमेन नहीं थी। शायद इसी को देखते हुए कोलिजियम ने सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अपॉइंट किया। सरकार से लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया ओवैसी के द्वारा कि संख्या इतनी कम क्यों है वुमेन जजेस की, तो लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने जुलाई में ये जवाब दिया। देखो हायर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आर्टिकल 124, 217 और आर्टिकल 224 के अनुसार की जाती हैं। इसमें किसी भी कास्ट या फिर किसी भी क्लास को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। हालांकि सेंटर जरूर रिक्वेस्ट करता है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जब आप प्रपोजल भेजें कोलिजियम को, किसी का नाम आप प्रपोज करो, तो उसमें आप देखो सभी वर्गों को उचित रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे वुमेन को, माइनॉरिटीज को, शेड्यूल कास्ट को, ट्राइब्स को, सभी को, ताकि हमारे देश की जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको रिफ्लेक्ट करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद राइटर कहते हैं एक अच्छी बात देखो ये है, लोअर जुडिशरी में वुमेन जजेस की संख्या थोड़ा सा सही है, रिलेटिवली हायर है 27%। बट बात वही है, यहां भी वुमेन जज जो हैं वो ग्लास सीलिंग को पार कर नहीं पाती। बहुत कम वुमेन जजेस डिस्ट्रिक्ट जज हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज से अपग्रेड होके प्रमोट होके वो हाई कोर्ट में जाती हैं। अब इसके रीजन देखो काफी हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं महिलाओं के लिए जुडिशरी में स्पोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, टॉयलेट से लेके मैटरनिटी लीव से लेके जो क्लाइंट्स है वो वुमेन एडवोकेट्स पे भरोसा नहीं करते। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट, महिलाएं जो जज बनती भी हैं या जुडिशरी में आती भी हैं आइसोलेटेड रहती हैं।
और कम संख्या होने का एक जो रीजन दिया गया वो ये है कि बहुत बार बहुत सारी महिलाओं को जब हाई कोर्ट में प्रमोट करने की बारी आई तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते हाई कोर्ट में, हमारे बच्चे जो हैं वो अभी क्रिटिकल स्टेज में हैं एजुकेशन में, फॉर एग्जांपल 12वीं क्लास में है, 11वीं क्लास में है। तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं देखो ये तो मैन के साथ भी होता है, बहुत सारे मैन जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होती है एज ए एडवोकेट, वो मना कर देते हैं कि नहीं हमें जुडिशरी में नहीं जाना है, हमें प्रैक्टिस ही करनी है, यहाँ पे ज़्यादा पैसा है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैन को सिलेक्ट करना बंद कर दिया हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ महिलाओं ने अगर रिजेक्ट किया भी कि उन्हें हाई कोर्ट में नहीं जाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब महिलाओं को ढूंढना ही बंद कर दिया जाए। अगर देखो कुछ छोटे राज्यों को छोड़ दिया जाए ना, गोवा, मेघालय, सिक्किम, यहाँ पे वुमेन जजेस की संख्या 60% है, मतलब लोअर लेवल पे भी। बाकी तो ऑलमोस्ट सभी राज्यों में संख्या कम ही है। तो ये देश के लिए शर्मनाक बात है। 50% पॉपुलेशन है महिलाओं की, लेकिन जुडिशरी में संख्या इतनी ज़्यादा कम है। और लोअर जुडिशरी में भी महिलाओं की संख्या इसलिए बेटर है क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन होता है तो इस वजह से टैलेंटेड जो वुमेन है वो आ जाती हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चूंकि कोलिजियम सिलेक्ट करता है जजेस को, तो इसलिए महिलाओं को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कम महिलाओं को सिलेक्ट किया जाता है हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। वैसे देखो आज एक और इशू, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से संबंधित, लेकिन फिर 2 आर्टिकल्स जुडिशरी से संबंधित हो जाते, इसलिए उसको हम नेक्स्ट डे लेंगे। आज कम संख्या वाला जो आर्टिकल है वो हमने डिटेल से डिस्कस किया, जुडिशरी इज पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट, चैलेंजेस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो चार्ल्स डार्विन ने ना एक बात कही थी, ह्यूमन बीइंग से इतना आगे पहुंचे जबकि बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स लुप्त हो गए। इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना वो है एडेप्टेशन। ह्यूमन बीइंग्स ना चीज़ों से अडेप्ट कर लेते हैं, जबकि एनिमल्स या बर्ड्स जो बहुत सारे लुप्त हो गए वो नहीं अडेप्ट कर पाते बदलती सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। तभी जो मानव सभ्यता है वो इतना प्रोस्पर हुई, लेकिन दूसरे बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए। तो यहां से फिर राइटर लिंक करते हैं। देखो पहले ना मैरीटाइम चैलेंजेस ऐसे हुआ करते थे, जैसे एक देश से खतरा हुआ करता था दूसरे देश को, सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ाइयाँ हुई मैरीटाइम डोमेन में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुई। बट आज धीरे धीरे ना सर्कमस्टांसिस चेंज हो रही हैं। जैसे यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, चाइना साउथ चाइना सी में ग्रे जोन एक्टिविटीज अपना रहा है। ग्रे जोन में क्या होता है, जैसे पानी की बौछार कर दी दूसरे देश की बोट के ऊपर, गोली नहीं चलाई, तो ये ग्रे जोन वाली एक्टिविटीज हैं, ग्रे जोन वारफेयर हैं। लैंड अटैक मिसाइल्स, कॉम्बैट ड्रोन्स, मतलब नेचर मैरीटाइम सिक्योरिटी का चेंज हो रहा है। पहले ना कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट से ज़्यादा खतरा था, बट आज के समय में ना इलीगल ढंग से फिशिंग, जैसे छोटे छोटे जो देश हैं उनके पास में पेट्रोलिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, दूसरे देशों की बड़े बड़े वेसल्स आते हैं, उनके एरिया में आके मछली पकड़ के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना के पास बड़े बड़े वेसल्स हैं, सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है, सब है, तो वो दूसरे देशों के मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर एंटर करते हैं, मछली पकड़ के चले जाते हैं, वो रोक ही नहीं पाते, उनके पास पेट्रोलिंग कैपेबिलिटी नहीं है। नेचुरल डिजास्टर से खतरा है, कितनी बार सुनामी लहरें आ गई, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लो लाइंग जो एरियाज हैं वो डूब रहे हैं। पोल्यूशन से आज के समय में ज़्यादा खतरा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा इंक्रीज हुआ है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पड़ रहा है। तो ये जो अनकन्वेंशनल थ्रेट है ना, इनसे ज़्यादा खतरा है आज के समय में विभिन्न देशों को। और जो ट्रेडिशनल मिलिट्री रिसोर्स है ना, उनकी सहायता से इन खतरों से नहीं निपटा जा सकता। अगर इन खतरों से निपटना है ना, तो क्या चाहिए, विभिन्न देशों को पैसा इन्वेस्ट करना होगा, रिसोर्स चाहिए, स्पेशलिस्ट पर्सनल चाहिए, विभिन्न देशों के बीच में कोऑपरेशन चाहिए, नए तरह के सॉल्यूशन चाहिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए। जो छोटे छोटे देश हैं वो तो बेचारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। आप इंडो पैसिफिक रीजन का एग्जांपल ले लीजिए। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना और यूएसए के बीच में राइवलरी देखने को मिल रही है, लेकिन छोटे छोटे देश जो डूबते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो दूसरी
अनकन्वेंशनल थ्रेट्स का सामना कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, इलीगल फिशिंग, नेचुरल डिजास्टर, मैरीन पोल्यूशन। तो इनकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है? नहीं दे रहा है। इंडिया जरूर देखो ग्लोबल साउथ की आवाज उठा रहा है। G20 में भी इंडिया ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। इंडिया छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज का जो ग्रुप है पैसिफिक ओशन में, उनके साथ मिलकर भी काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज के इशू पर। इसके अलावा इंडिया विभिन्न डेवलपिंग कंट्रीज में और गरीब देशों में इस प्रकार के प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने में मदद कर रहा है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज। इससे ग्रोथ आए, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जनरेट हों। ये चीजें देखो अच्छी हैं। इसके लिए इंडिया ने अपना विजन भी जाहिर किया है, मैरीटाइम विजन 2030। और देखो बांग्लादेश और अफ्रीका ने भी अपने इसी प्रकार के ब्लू इकोनॉमी संबंधित विजन्स को जाहिर किया है। बट दिक्कत पता है कहाँ आती है? 3 तरह के दिखते हैं। देखो, सबसे पहले तो रेगुलेशन काफी वीक होता है। जैसे रूल है ना कि इससे ज्यादा मछली आप नहीं पकड़ सकते, यहां पे आप फिशिंग नहीं कर सकते, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए पेट्रोलिंग यहां से की जाएगी। पहली बात, रेगुलेशन वीक है। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को काम दिया गया है वो कई बार उतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होता। फिर चाइना जैसे कंट्रीज क्या करते हैं, कई बार फिशिंग पे सब्सिडी बहुत ज्यादा दे देते हैं। तो फिशिंग पे आपने सब्सिडी इतनी ज्यादा दे दी तो ज्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन होगा फिशिंग का, तो उस एरिया में मछलियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। लास्ट में राइटर कहते हैं, देखो मैरीटाइम चैलेंजेस से डील करने के लिए ना इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जो 7 पिलर्स पे टिका है। एक मैरीटाइम इकोलॉजी, दूसरा मैरीटाइम रिसोर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, ये मुख्य पिलर्स हैं। इस विजन में कहा गया है कि विभिन्न देशों को ना कलेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए। एक देश के बस की बात नहीं है, सॉल्यूशन निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा विभिन्न देशों को, क्योंकि विभिन्न देश ना एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं। यह अच्छी बात है कि इंडिया का जो इनिशिएटिव है ना, इसका मेजर कंट्रीज का सपोर्ट हासिल है इस इनिशिएटिव को, और ना सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का भी सपोर्ट हासिल है इंडिया के इस इनिशिएटिव को। बट देखो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो यही है, विभिन्न देशों के बीच में ना सहमति नहीं बनती कॉमन सॉल्यूशन के लिए। जब तक देखो सहमति नहीं बनेगी, बदलती सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, बदलते चैलेंजेस के हिसाब से विभिन्न देश अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, नए सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अडेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर देखो विभिन्न देशों का नुकसान ही होगा। फिर डार्विन वाली बात जो है वो गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न देश ना अडेप्ट नहीं कर रहे हैं अपने आप को बदलती सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मैरीटाइम चैलेंजेस से संबंधित। चलते हैं आगे। आज के डिस्कशन के आधार पे ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो जुडिशरी में पैट्रियार्कल प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और दूसरा हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। कल देखो लास्ट में क्वेश्चंस पीडीएफ में ही रह गए, मैंने बोला नहीं वीडियो में, लेकिन एक प्री का और 2 मेंस के जो क्वेश्चंस थे वो पीडीएफ में आपको दे दिए थे, टेलीग्राम चैनल पे शायद आपने देखा हो। देखो सारी की सारी जो समरीज है ना डिस्कशंस की, वो आपको मिलती हैं, कुछ लोगों को नहीं पता हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती हैं। ओनली आई एस नथिंग एल्स टेलीग्राम चैनल पे जाके आप सारी समरीज डाउनलोड कर सकते हो डेली बेसिस पे। ये इसलिए मिलती है ताकि आपकी रिवीजन आसान हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर ये जो स्लाइड्स है ना ये काफ़ी लंबी पड़ती हैं, मतलब इनको प्रिंट निकालना या फिर इनको पढ़ना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, टाइम लग जाता है, इसलिए आपको समरी फाइल दी जाती हैं ताकि जल्दी से आप चीज़ों को रिवाइज कर सको और मेन से पहले ये जो फाइल्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हों। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन आप बताइए। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।